नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आपके चैप्टर 11 और 12 के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है PCR, तीसरा है बायोरिएक्टर और चौथा है वेक्टर यानी संवाहक। तो इनके बारे में हम एक बार थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक ट्रे है। इस ट्रे के अंदर एगारोस जेल भरा हुआ है। क्या है इसके अंदर? एगारोस जेल है। इस एगारोस जेल के अंदर छोटे छोटे कूप बने रहते हैं, इन्हें हम वेल कहते हैं। जैसे उसको हम कूप कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे कंघी से इसमें ऐसे गड्ढे बना दिए जाते हैं। जब हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंजाइम से तोड़ते हैं, यानी छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करते हैं, तो इन छोटे छोटे खंडों को हम क्या करते हैं, इस वेल में, इस कूप में डाल देते हैं। जब हम डीएनए को इन कूप में डालते हैं तो आपको पता है डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और डीएनए के ऊपर ऋणात्मक आवेश क्यों है? क्योंकि इसके पास फॉस्फेट होता है और फॉस्फेट पर होता है नेगेटिव चार्ज। इसलिए अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है या डीएनए पर ऋणावेश क्यों होता है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी जो डीएनए खंड है, वो एनोड की तरफ क्यों भागते हैं? ठीक है, मतलब इस पूरी प्लेट पर इधर होता है नेगेटिव चार्ज, इधर होता है पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है धनावेश को हम क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं। तो इस एनोड पर जब हम इस डीएनए को या छोटे छोटे कूपों में डाल देते हैं, तो यह डीएनए आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या करता है? यहाँ से इधर की साइड को मूव करता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि डीएनए इधर से इधर मूव क्यों कर रहा है, इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज चार्ज किसकी हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो जो डीएनए खंड है वो अपने आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जो बड़ा खंड होगा वो पीछे रह जाएगा, जो छोटा खंड होगा वो आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड इस तरह से होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बड़ा खंड पीछे रह गया और छोटा खंड सबसे आगे निकल गया। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2-3 सवाल हैं जो यहाँ से बनते हैं, एक एक नंबर में भी आ सकते हैं और 3 नंबर में आएगा तो आपको इसके बारे में पूरा बताना होगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप हमने क्या किया? डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया। काटने के बाद डीएनए के खंड हो गए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इन खंडों को हम इस तकनीक के द्वारा अलग करते हैं। उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, या फिर जैल विद्युत का संचलन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इसमें हम अगारोस जेल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। दूसरा, डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र के माध्यम से एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजा जाता है। क्योंकि कैसे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एनोड की तरफ जाने लगते हैं। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एगारोस जेल का उपयोग करते हैं। एगारोस जेल क्या है? इसे हम समुद्री घास यानी सी बीड से निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एगारोस जेल को किससे निकाला जाता है, तो एगारोस जेल को हम निकालते हैं सी बीड से यानी समुद्री घास से। ठीक है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक पॉलीमर होता है। ठीक है, इस जेल के प्रभाव के कारण से हम जो डीएनए खंड है उन्हें अलग अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद उसे आप ऐसे देख नहीं सकते हैं। देखने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं यूवी किरणें, मतलब पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों में हम इथिडियम ब्रोमाइड डाई का उपयोग करते हैं, यानी उस जो जेल है यहाँ पर जब इसको डाल देते हैं इस प्लेट पर, तो ये जो उसके जो अणु हैं वो दिखाई देने लगते हैं, आपको इस तरह से खंड दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो हम इथिडियम डाई से इसको कलर करके इसको यूवी रेडिएशन में देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, आप पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करके पराबैंगनी विकिरणों से उस पर डालते हैं, तभी हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से आप डीएनए को नहीं देख पाएंगे और आपको कैसा दिखेगा? चमकीले नारंगी रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आशा है आपको समझ में आया होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो भी आप आसानी से कर लेंगे, और अगर 3 नंबर का आता है तो भी आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। तो पीसीआर की अगर मैं बात करूँ तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। होता क्या है इसमें? जैसे आपके पास डीएनए खंडों को आपने अलग अलग कर दिया, लेकिन आपके पास डीएनए का सैंपल एक ही है, दूसरा कोई सैंपल है नहीं। अब अगर ये डीएनए टूट गया या इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ गई, आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, तो आप दूसरा सैंपल कहाँ से लेकर आएंगे? क्योंकि हमारे पास डीएनए कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसीलिए इस डीएनए की जो डीएनए सैंपल हमें मिला है, इस डीएनए की हम बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। और इसकी कॉपी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इस पीसीआर का उपयोग करते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। इस विधि के माध्यम से हम 1 मिनट में बहुत सारे यानी लाखों लगभग क्या बना सकते हैं? डीएनए बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए,
3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहले को हम बोलते हैं निष्क्रियकरण, दूसरे को हम बोलते हैं तापानुशीलन, तीसरे को हम बोलते हैं प्रसार। निष्क्रियकरण में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर, अधिक ताप पर जो डीएनए के दोनों खंड हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ये जैसे डीएनए है, ये दोनों खंड एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए अधिक ताप पर। ठीक है, अब इनके अलग अलग होने के बाद क्या करता है, प्राइमर इससे आके जुड़ता है। कौन आके जुड़ता है, प्राइमर। तो इस तरह से हमने प्राइमर जोड़ दिया, और प्राइमर हमेशा कहाँ जुड़ेगा, 5' to 3' पर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है वो 3' to 5' है, इसलिए ये 5' to 3' यहाँ जुड़ेगा, और ये 3' to 5' यहाँ है, इसलिए यहाँ पर यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, और हमेशा जो रिप्लिकेशन होता है वो 5' to 3' होता है। ठीक है, तो इसलिए आगे भी ऐसी प्रोसेस चलेगी। सबसे पहले हम डीएनए को लेंगे, ये हमारा क्या है, डीएनए है। इस डीएनए को हम पहले अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग करेंगे। डीएनए जुड़ा हुआ है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इसे 70 से 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना पड़ेगा। जब उसे अपन अधिक टेम्परेचर पर रखते हैं, इस प्रक्रिया को हम निष्क्रियकरण कहते हैं। निष्क्रियकरण में दोनों डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर सारा काम हो रहा है, उच्च ताप पर हो रहा है, तो जो सामान्य हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो यहाँ पर आके खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, अक्रियाशील हो जाता है। क्योंकि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और हाई टेम्परेचर पर, अधिक ताप पर प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम एक स्पेशल डीएनए एंजाइम यहाँ पर लेकर आते हैं जिसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है उसे हम थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से अलग करते हैं। किससे करते हैं, थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से उसे लेते हैं। थर्मस एक्वाटिकस का एक काम होता है कि वो हाई टेम्परेचर पर भी उसका डीएनए काम कर सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर टैग डीएनए पॉलीमरेज ले लिया, और साथ ही साथ में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ले लिया। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी। समझ में आ रहा होगा आपको। डीऑक्सी थाइमाइडाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से हम चारों न्यूक्लियोटाइड को ले लेते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, क्योंकि यही तो इसमें जुड़ेंगे। तो जब हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज ले लिया और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ले लिया, उस ताप पर हम सबसे पहले इसमें प्राइमर जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या जुड़ता है, ये प्राइमर। और आपको पता है डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किधर से किधर को होता है, 5' to 3' होता है हमेशा। ठीक है, तो हमने ये जोड़ दिया, 5' से 3' इधर बन गया, इधर से इधर बन गया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रसार। क्या कहते हैं, प्रसार। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है वह 3 भागों में कंप्लीट होती है। एक को हम बोलते हैं निष्क्रियकरण, दूसरे को तापानुशीलन, तीसरे को हम बोलते हैं प्रसार। ठीक है, तो पहले को हम बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो डिनेचुरेशन, फिर बोलते हैं एनीलिंग, फिर बोलते हैं एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए अलग अलग हो जाता है, एनीलिंग में प्राइमर आके जुड़ता है, और एक्सटेंशन में इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें आप देख रहे हैं ये सैंपल है, ये डीएनए है हमारा, ये पीसीआर मशीन है जिसके अंदर हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है। इस सैंपल से हमने क्या निकाला, डीएनए। ये डीएनए बहुत छोटा सा है, इसकी हमें क्या बनानी है, बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो इस मशीन में हम क्या करेंगे, उस डीएनए सैंपल को डाल देंगे। ठीक है, जिसके अंदर इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी। ये हमारा डीएनए है, टारगेट डीएनए जो लिखा हुआ है। ये प्राइमर्स हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, जब सबसे पहले डीएनए की कॉपी बनती है, मतलब डीएनए की जब प्रतिकृति का निर्माण होता है, तो सबसे पहले क्या यूज़ होता है, प्राइमर यूज़ होता है। ठीक है, प्रारंभन के समय तो हम इसमें प्राइमर भी डालेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, कुछ न्यूक्लियोटाइड डालेंगे, जैसे डीएनटीपीस मैंने आपको बताया, डीसीटीपीस, ठीक है, डीटीटीपी और डीजीटीपी, डीएटीपी। तो इस तरह से हम क्या डालेंगे, इसमें न्यूक्लियोटाइड को डालेंगे। जब ये सारा रॉ मटेरियल हमने डाल दिया, साथ में पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया, ये सब हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, इसको हमने मशीन में रख दिया। ठीक, अब इस मशीन में जाने के बाद इसकी कॉपीज़ बनेंगी। अब क्या प्रोसेसिंग है, अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिनेचुरेशन होगा, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब दोनों रज्जुएं अलग हो जाएंगी। साथ में कौन आएगा, प्राइमर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर प्राइमर्स आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, एनीलिंग, एनीलिंग में क्या होगा, प्राइमर इससे आके जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, एक्सटेंशन, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसकी कॉपीज बना देगा। ठीक है, इस तरह से सेम प्रक्रिया हर दूसरी साइकिल में, तीसरी साइकिल में, चौथी साइकिल में आगे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है,
और जो पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ उपयोग होता है उसे हम बोलते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से निकाला जाता है। ये हमारी पीसीआर तकनीक। अब बात करते हैं बायोरिएक्टर की। तो बायोरिएक्टर क्या है? यह एक प्रकार का वेसल होता है। वेसल मतलब एक प्रकार का बर्तन होता है। इस बर्तन में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हमें क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है, ठीक है। तो इस इंसुलिन बनाने के लिए हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का प्रयोग करके, यानी पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक का उपयोग करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमें उत्पाद प्राप्त करना है, और उत्पाद हमारा क्या है, इंसुलिन। तो इस उत्पाद को इस डीएनए से प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार के बर्तन का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से स्टील की इसकी बॉडी होती है, और इसके अंदर ऐसे मीटर लगे होते हैं जो हमें क्या बताता है कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक मीटर लगा होगा, एक लगा होगा पीएच कंट्रोल करने के लिए मीटर, ठीक है, एक लगा होगा एयर कंट्रोल करने के लिए मीटर। तो इससे क्या होता है, ये सभी जो कंट्रोलर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि किसी जीवाणु को ग्रो करने के लिए, यानी विकास करने के लिए अपना कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पीएच चाहिए, कितनी वायु चाहिए। अगर कोई अनॉक्सी शोषण करता है तो उसको एयर बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई ऑक्सी शोषण करता है तो उसको बहुत सारी एयर दी जाएगी, उसमें मिक्सिंग की जाएगी। ऐसे ही पीएच अम्लीय रखना है या क्षारीय रखना है या न्यूट्रल रखना है तो वो सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर कितना टेम्परेचर हमें रखना है मॉडरेटली, उतना टेम्परेचर हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट होती हैं जो इसमें लगी रहती हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि जो हमें उत्पाद प्राप्त करना है किसी जीवाणु से या किसी और जीव से, तो वो हम इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं, एक प्रकार के वेसल्स होते हैं जिनके अंदर हम कृत्रिम रूप से वातावरण पैदा करते हैं उनके विकास करने के लिए, और उत्पाद की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। उत्पाद कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, ठीक है, इवन कोई हार्मोन हो सकता है, कोई दवा हो सकती है। तो इस तरह से कोई प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त करना है वो हम किससे कर सकते हैं, बायोरिएक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके यहाँ दो प्रकार के बायोरिएक्टर दिए हैं, एक है साधारण बिलोडर हॉज बायोरिएक्टर, दूसरा है दंड बिलोडक हॉज बायोरिएक्टर, ठीक है। ये दंड बिलोडक है और ये कैसा है, साधारण बिलोडक बायोरिएक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ याद, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब इसमें हमारा उत्पाद बन गया, इसके उत्पाद के बनने के बाद उस उत्पाद को टेस्टिंग करना, ये टेस्ट करना कि वो ख़राब तो नहीं बना, सही बना, उसकी क्वालिटी चेक करना, फिर उसकी पैकिंग करना, और पैकिंग करने के बाद उसको मार्केट में बेच देना, ये सब क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। मतलब उत्पाद बनाने के बाद की क्रियाविधि कहलाती है। इसी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को हम हिंदी में अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हम फिर से आपको समझा देते हैं। होता क्या है इसमें, सबसे पहले आप लिखेंगे कि बायोरिएक्टर क्या होता है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर क्या होता है, एक बर्तन होता है। इस बर्तन में हम सूक्ष्म जीवों से, पौधों से, जीव जंतुओं से, मानव कोशिकाओं से उत्पाद की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं, उत्पाद की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसको अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्या क्या होता है, तापमान, पीएच, ठीक है, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब जो भी चीज़ों से चाहिए अपना विकास करने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए, वो सब हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है अनुप्रवाह संसाधन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, उत्पाद बनने के बाद उसका पृथक्करण करना, उसका शोधन करना, शोधन करने के बाद उसका चिकित्सकीय परीक्षण करना, मतलब क्वालिटी चेक करना, और उसके बाद उसका पैकिंग करना, और पैकिंग करने के बाद उसका विपणन कर देना। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग करना, मार्केट में उसे भेज देना, ठीक है। ये सब कुछ किया जाता है अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत, जिसे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो कभी अनुप्रवाह संसाधन की जगह कभी आ जाए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो आप उसे इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेक्टर की। वेक्टर यानी संवाहक, ये क्या होता है। पिछले 2 चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं वेक्टर या संवाहक के बारे में। अब हम इसे और डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसके आधार पर हम इसे समझेंगे। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से PBR 322 पूछ लेता है कि PBR 322 का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न आ जाता है, इसलिए आप इसे ये भी याद करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसे दिया है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक संवाहक होता क्या है। ये है पुनर्संयोजी डीएनए तकनीकी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहते हैं, ठीक है, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। अब जब कोई भी हमारा वाहक डीएनए है, जैसे आपने देखा बाहरी डीएनए है, इस बाहरी डीएनए को इस कोशिका के अंदर पहुंचाने के लिए, और बाद में ये डीएनए से आरएनए बन पाए और आरएनए से प्रोटीन बन पाए, उसके लिए हमें एक होस्ट कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। इस होस्ट कोशिका में इसे डालने के लिए हम जिस वाहक का उपयोग करते हैं उसी डीएनए को हम संवाहक डीएनए कहते हैं, ठीक है।
तो वाहक डीएनए क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा डीएनए जो बाहरी डीएनए से जुड़कर, जो हमारा ऐच्छिक डीएनए है, चाहा गया डीएनए है, उससे जुड़कर उसे हमारी किसी कोशिका में, किसी जीव में स्थानांतरित करने का काम करता है। ऐसे डीएनए को हम संवाहक डीएनए कहते हैं। क्योंकि हमारा जो बाहरी डीएनए है, बाहरी जो जीन है, उसके पास ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं है, मतलब उसके पास अपनी रिप्लिकेशन करने की, अपनी प्रतिकृति निर्माण करने की क्षमता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी क्षमता वाला वाहक डीएनए लेते हैं जो हमारे डीएनए को आसानी से उस कोशिका के अंदर पहुंचा सके और उसका एक्सप्रेशन हो सके, मतलब उससे हमें उत्पाद की प्राप्ति हो सके। किसी भी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इस डीएनए से आरएनए बनना पड़ेगा और इस आरएनए से प्रोटीन बननी पड़ेगी, और प्रोटीन ही हमारा क्या है, उत्पाद होता है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एक वाहक डीएनए चाहिए। जिस प्रकार एक बस का काम होता है, बस क्या करती है, कोई वाहन होता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, कार हो गई, वो सब क्या वाहन होते हैं, मतलब यात्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। उसी प्रकार जो वाहक डीएनए होता है, यानी संवाहक डीएनए होता है, वो हमारे चाहे गए डीएनए को या बाहरी डीएनए को या एलियन डीएनए को यहाँ से इस कोशिका के अंदर स्थानांतरित करने का, पहुंचाने का, और इससे उत्पाद प्राप्ति में मदद करता है। ठीक है, तो आप आशा है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी संवाहक डीएनए के बारे में। अब हम वापस यहाँ आते हैं, इसमें हम देख रहे हैं ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR322। तो ये क्या है, PBR322 एक प्रकार का संवाहक डीएनए है। क्या है, संवाहक डीएनए है, जिसको हम PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर, वेक्टर यानी संवाहक। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ देख लीजिए। इसमें एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट होती है, मतलब अगर ये किसी कोशिका के अंदर चला गया तो उस कोशिका को, यानी उस जीव को अगर आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के ऊपर ग्रो करवाएंगे, मतलब उसका विकास करवाएंगे, तो आसानी से विकसित हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस होता है, मतलब टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है, अगर इसे किसी टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया के अंदर हम विकास करवाएंगे इसका, तो वह वहाँ भी आसानी से विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए, इसको अलग करने के लिए, इसे पहचानने के लिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट। रिकॉग्निशन साइट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंजाइम आके काटता है। अगर इसके पास वो काटने वाला सीक्वेंस नहीं होगा तो ये कटेगा नहीं, और जब ये कटेगा नहीं तो किसी बाहरी डीएनए से जुड़ेगा नहीं, तो उसे जोड़ने के लिए पहले काटना आवश्यक है। तो काटने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, विशिष्ट सीक्वेंस होना चाहिए। होती है PST1 के लिए भी होती है, BAMH1 के लिए भी होती है, सेलेन के लिए भी होती है, PVU सेकंड के लिए भी, हिंद थर्ड के लिए भी होती है, और क्लेव फर्स्ट के लिए भी होती है। ये सब क्या है, ये सब है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब प्रतिबंधन एंजाइम। तो इनके लिए हमारे पास क्या है, प्रतिबंधन स्थल है इस PBR322 में। तीसरी चीज क्या है, इस पास है ORI यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहां से ये अपनी प्रतिकृति का निर्माण कर सकता है। ठीक है, कौन, PBR322 अपनी कॉपी बना सकता है बहुत सारी। जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो इसके पास हम जो भी डीएनए डालेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे, उसकी भी बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी, तो ये क्लोनिंग में भी सहायक होता है। इसके बाद इसके पास क्या है, एक और चीज जिसे हम ROP कहते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके पास है, PBR322 के पास। तो ये PBR322 की विशेषताएं हो गई। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संवाहक की क्या क्या विशेषताएं होती है, एक अच्छे संवाहक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सामान्यतः अगर मैं देखूं, संवाहक की जो 3-4 विशेषताएं वो आपको लिखनी है। जब भी प्रश्न आएगा एक अच्छे संवाहक की विशेषताएं बताइए, या एक क्लोनिंग संवाहक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आपको कम से कम 3 विशेषताएं याद होनी चाहिए। पहली विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता यही है कि उसके पास क्या होना चाहिए, ORI होना चाहिए, मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब ऐसी प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल होना चाहिए जहां से डीएनए अपनी प्रतिकृति का निर्माण कर सके। दूसरा इसके पास क्या होना चाहिए, दूसरा है वर्ण योग्य चिन्ह होने चाहिए, वर्ण योग्य चिन्ह होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, पहचान सकें। जैसे हमने क्या किया, इस वाहक डीएनए में, इस प्लाज्मिड में अपना डीएनए यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसको हमने इस कोशिका के अंदर डाला। इस पूरी प्रोसेस को करते समय आपको ना तो ये कोशिका नजर आ रही होगी, ना ये डीएनए नजर आ रहा होगा। आप बस सिर्फ कर रहे हो ऐसा मानकर कि इसमें हमारा डीएनए आ गया और ये कोशिका के अंदर चला गया। अब इस कोशिका में रूपांतरित हुआ है कि नहीं, स्थानांतरित हुआ है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ण योग्य चिन्हों का उपयोग करते हैं। अगर रूपांतरण हुआ है तो यह क्या करेगा, एम्पिसिलिन वाले मीडिया में ग्रो कर जाएगा या टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया में ग्रो कर जाएगा, और जो सामान्य कोशिका होगी यानी सामान्य इकोलाई होगा, उसके अंदर अगर जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं गया होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारी कोशिका है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, वर्ण योग्य चिन्ह होना चाहिए, जहाँ से हम पहचान सकें कि ये हमारी रूपांतरित कोशिका है या नहीं, मतलब ये हमारा रूपांतरण वाली ट्रांसफॉर्मेंट कोशिका है या नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज के पास क्या होना चाहिए, तीसरा है क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके पास, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए।
जहाँ पर हम इस डीएनए को जोड़ेंगे तो यहीं पर ही अपनी कॉपी बनाएगा। तो इसके पास यहाँ पर क्या होनी, डीएनए जोड़ने के लिए वो जगह इसके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ इसकी कुछ विशेषता है जो किसी भी संभाग में होनी चाहिए। इसके अलावा जंतु होते हैं, जंतुओं के लिए मतलब एनिमल कोशिकाओं के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ उपयोग करते हैं रेट्रोवायरस का। ठीक है, रेट्रोवायरस विषाणु जो होता है, पश्च विषाणु भी इसे कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है जंतु कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए, यानी वाहक के रूप में। और अगर वहीं पर हम पादप कोशिका का उपयोग कर रहे हैं होस्ट की तरह, है ना, अगर पादप कोशिका में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए जो हम संवाहक उपयोग करेंगे उसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। तीसरा, अगर हम वहाँ पर बैक्टीरिया का उपयोग कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के लिए हम उपयोग करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस का या फिर प्लाज्मिड वेक्टर का। ठीक है, या प्लाज्मिड वेक्टर का उपयोग करेंगे या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वेक्टर भी हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।